नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोपालगंज की खबर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में मरीज का इलाज जो है वो टॉर्च की रोशनी में की गई है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो कैमरे में कैद हो गई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बारिश की वजह से बिजली की सप्लाई में फॉल्ट आ गई। बिजली के नहीं रहने पर इन्वर्टर ने काम किया जाता है, लेकिन यहां पर पता चला कि अस्पताल का इन्वर्टर भी खराब है। ऐसे में डॉक्टर ने मोबाइल में मौजूद टॉर्च की रोशनी में इलाज शुरू कर दिया। तो ये बड़ी लापरवाही की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां गोपालगंज से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। अभी पैर फिसल गया है, घर पे गिर गई है पैर, वो हाथ टूट गया है। यहाँ क्या दिक्कत? यहाँ पे यही दिक्कत है, लाइट नहीं है। तो कैसे इलाज हो रहा था? अभी इंजेक्शन पड़ा है, वो मोबाइल जला कर। कितनी देर से तकरीबन लाइट नहीं है? हम आए तो लाइट नहीं था। लाइन कट गया है। एक अचानक ट्रक का जो है आज आ जाने से तार जो है टूट के गिर गया है ना। हमने उच्च अधिकारी को फोन कर दिया है, तुरंत जो है मिस्त्री आ रहा है, उसकी कार्रवाई होगी और अभी लाइन आ जाएगा। और इस पूरे मामले पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि मरीज को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। तो सदर अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही, सदर अस्पताल में अव्यवस्था आखिर क्यों? इन सब सवाल के जवाब जरूरी हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक? चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर आपको वैशाली के महुआ से बता दें, जहां ताजपुर पंचायत के जो उप मुखिया है, पहले उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद सरेंडर कर दिया। दरअसल आर्म्स एक्ट में फरार ताजपुर बुजुर्ग पंचायत के उप मुखिया ने पहले शपथ लिया, फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। महुआ थाने में दर्ज कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। और गणेश सिंह का प्रखंड परिसर में शपथ ग्रहण था, जहां वो पहले पुलिस को चकमा देकर न सिर्फ वहां पहुंचा, बल्कि विधिवत उप प्रमुख के लिए पद और गोपनीयता की शपथ भी ली। और इतना ही नहीं, इस दौरान मौके पर पुलिस भी मुस्तैद रही। शपथ लेने के बाद उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर अपनी गिरफ्तारी दे दी। और गिरफ्तारी देते समय उसने खुद को निर्दोष भी बताया। गिरफ्तारी हुआ है पंचायत के रंजीश है, और हम पंचायती के माध्यम से वहाँ करियो गांव में गए थे। और वहाँ का भूतपूर्व मुखिया जो विश्वबंधु है, जो पूरे पंचायत को बर्बाद कर दिया, अपना भाई को भी नहीं हुआ, एक दूसरा के ज़मीन लिखवा देता है, किसी को नौकरी के नाम पर पैसा लेता है, कुछ भी करता है। उस पंचायती में उनको प्लाट हुआ, वहाँ पर गोली चला और विश्वबंधु सिंह हमारा नाम देवाया, पंचायती भी हुआ। और वो पार्टी जो कहा कि विश्वबंधु आपके नाम देने के लिए कहा है। मेरे पास ऑडियो है जो उसका बेटा खुद कर रहा है, हम ब्लड जचवाए थे, हम ही हॉस्पिटल ले गए थे और हमको फंसा दिया विश्वबंधु। उसका राजनीतिक यही है। आपको माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है ना? हमको कानून पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, और हम कानून का इज्जत करते हैं और हम अपने को सरेंडर कर रहे हैं। और पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में पुलिस और कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि फरार उप मुखिया ने वोटरों से संपर्क आखिर कैसे साधा? फरार रहते हुए भी उसने चुनाव कैसे जीता? तो ये तमाम सवाल, पुलिस की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कैसे किया? मौके पर क्यों तमाशबीन बनी रहे पुलिस? साथ ही पुलिस ने शपथ ग्रहण का क्यों दिखाया, मौका दिया आखिर? और शपथ ग्रहण से पहले क्यों नहीं किया गिरफ्तार? और अगली खबर आपको जमुई से बता दें, जहां जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र के पत्नीश्वर पहाड़ में एक ट्रक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और बताया जा रहा है जो ट्रक था उसमें विदेशी शराब लदा हुआ था और ट्रक से दर्जनों कार्टन विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। मलयपुर पुलिस ने
शराब को अपने कब्जे में ले लिया है और घटना के बाद ट्रक का चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। गश्ती पार्टी इसको रोकी नहीं रोकी, ट्रॉली में धक्का मारते हुए ट्रॉली इसमें फंस गया। गाड़ी टर्न हुआ, ड्राइवर यहीं चौक पर कूद गया है जहाँ यहाँ होटल में कुछ लोग बैठे थे, वो देखे और गाड़ी सीधा इधर आके घुस गई। कुछ शराब के कार्टून है इसमें। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिहार के रास्ते शराब की तस्करी जारी है। देख सकते हैं कि एक सड़क हादसा हुआ है जमुई जिले के मलयपुर थाना इलाके का, जो पत्नेश्वर पहाड़ है वहाँ पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देख सकते हैं जो ट्रक है, और इस ट्रक पर सबसे बड़ी बात है कि शराब लदा हुआ था, विदेशी शराब के कार्टन लदे हुए थे, कई कार्टन थे। जो यह बात ट्रक के पलटी खाने के बाद, जो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद यह खुलासा हुआ। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि जो पुलिसकर्मी है वो शराब की जो बोतलें हैं वो दूसरे वाहन में रख रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शराब की जो बोतलें हैं दूसरे वाहन में रखा जा रहा है। जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रक है उससे निकाल कर दूसरे वाहन में रखा जाए। हम तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रक है उसमें जो शराब लदे हैं, जो शराब की बोतलें और कार्टन लदे हुए हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि वहाँ से निकाल कर जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के लोग हैं, उसे दूसरे जो वाहन है उसको ले जा रहे हैं अपने थाने में कार्रवाई के लिए। बता दें कि जो बातें पता चली है कि आज सुबह में यह हादसा हुआ है, और हादसा के बाद जब ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें पता चला कि उसमें शराब की बोतलें हैं, विदेशी शराब की बोतलें हैं, और यह तस्करी करके यहाँ पर लाया जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ शराब की बोतलें स्थानीय लोगों ने अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन लूट हुई है। लेकिन अब फिलहाल जो पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस पहुंचकर मौके पर कार्रवाई कर रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और नया साल यानी कि 2022 बिहार के प्रशासनिक महकमे के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि तब मुख्य सचिव बिहार को मिलने वाला। आपको बता दें कि मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के दायित्व को लेकर उनकी सराहना की गई। ऐसे में ये तय है कि 1 जनवरी 2022 से बिहार में नए मुख्य सचिव अपना पदभार संभाल लेंगे। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी का नाम सबसे ऊपर है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। नया साल 2022 बिहार के प्रशासनिक महकमे के लिए बेहद अहम है। इस नए साल में बिहार को नया मुख्य सचिव भी मिलने वाला है। मौजूदा मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण अगले 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और अब ऐसे में नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बात पर चर्चा ज़्यादा चल रही है कि विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ही बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव के तौर पर अगर ये पदभार संभालते हैं तो इनका कार्यकाल अप्रैल 2024 तक होगा। इसके पहले भी अक्सर यह देखा गया है कि विकास आयुक्त को ही बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई तो उसमें जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं त्रिपुरारी शरण, उनका जो दायित्व रहा है उस दायित्व के निर्वहन और मंत्रिपरिषद के कार्यों के संपादन में इनके सक्रिय सहयोग की सराहना भी की गई, और साथ ही यह कहा गया कि कैबिनेट उनके मंगलमय भविष्य की कामना करती है। त्रिपुरारी शरण को 3-3 महीने का मुख्य सचिव के रूप में 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, और जिन नामों की चर्चा है निश्चित तौर पर उसमें आमिर सुबहानी का नाम सबसे ऊपर है। और अगर आमिर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बनते हैं तो उनका लंबा जो प्रशासनिक अनुभव है वह निश्चित तौर पर बिहार के काम आएगा। और देखना होगा जिन नामों पर चर्चा चल रही है आखिरकार राज्य सरकार कौन सा एक नाम चुनती है मुख्य सचिव के तौर पर, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको मधेपुरा से बता दें, जहां खाद की मांग को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया, और इसके बाद जो NH 107 पर जाम लग गया। और आपको बता दें कि मुरलीगंज बिस्कोमान गोदाम के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिससे घंटों NH 107 पर जाम लगा रहा। बाद में पुलिस ने किसानों को हटाया। किसानों का कहना है कि
वे दिन भर खाद के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन शाम को निराश होकर घर लौटना पड़ता है। गेहूं की बुआई हो चुकी है और खाद की किल्लत से फसल को नुकसान की आशंका है। मधेपुरा में 35,000 टन यूरिया की डिमांड की गई थी, लेकिन अब तक 11,000 टन यूरिया की सप्लाई हुई है। वहीं डीएपी भी कम मात्रा में सप्लाई की गई है। वहीं बिस्कोमान के असिस्टेंट मैनेजर का कहना है कि सप्लाई के साथ ही किसानों को खाद दी जा रही है, लेकिन कल किसानों ने हंगामा किया था, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी। खाद नहीं मिला है, नहीं मिला अभी तक। क्या कर रहा है? आजकल कल तो भर दिन बैठे रहे भूखे प्यासे यहाँ पे, शाम तक 2 बजे बटाई होगा। 20 बोरा बटा है यहाँ पे, 20 बोरा बटाई होने के बाद हम लोग खेलेंगे घर पे, आज बुलाने के लिए। और देखिए, बाढ़ एनटीपीसी अब बिजली के साथ साथ ऑक्सीजन का भी उत्पादन करेगा और इसे लेकर जो है एनटीपीसी अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आपको बता दें कि जिसमें 1 घंटे में 8 से 10 जंबो टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती है। खास बात यह है कि इसका फायदा आम लोग भी उठा सकेंगे। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन को लेकर बाढ़ के एनटीपीसी से एक सुखद खबर आ रही है। बाढ़ एनटीपीसी अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन संयंत्र का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। करीब 1 घंटे में 12 से 13 जंबो ऑक्सीजन का फिलिंग हो रही है। हमारे साथ अभी एनटीपीसी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या तैयारी की गई है और कैसे ये संयंत्र काम करता है। ये पीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र है जो रिकॉर्ड टाइम में यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसके लिए माननीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह की पहल और हमारे सीएमडी साहब की प्रेरणा से ये रिकॉर्ड टाइम में बना है। और इसकी खासियत ये है कि 15 नॉर्मल क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता है, जिसके आधार पे हम कम से कम जंबो जो सिलेंडर जिसको मेडिकल भाषा में डी टाइप कहते हैं, उसको हम 1 घंटे में 5 से 6 सिलेंडर भर लेते हैं और ये 24 घंटा यह चलती है। इसमें जो कार्यरत लोग हैं वो 24 घंटा काम करते हैं। और ये जो पावर प्लांट है ये सिर्फ एनटीपीसी बाढ़ के कर्मचारी और उनके परिजनों के लिए ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में जिनके भी मेडिकल ऑक्सीजन की आपातकालीन आवश्यकता की पूर्ति की ज़रूरत होगी उसको भी करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसलिए एनटीपीसी का जो पहल है ये हमारे एक सामाजिक सरोकार की तरफ एक प्रयास है। यानी 1 घंटे में 12 जंबो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का फिलिंग हो सकता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और देखिए, अररिया में जो कला को मंच देने वाली चयन समिति है वो शहरी क्षेत्र में ही सिमट कर रह गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में चयन समिति को लेकर नाराजगी है। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। देखिए रिपोर्ट। बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग पर जो है बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अभी हम मौजूद हैं अररिया के एक गांव जिसका नाम दबरा है और यहां पर ग्रामीण कलाकारों को आप देख रहे होंगे। दरअसल बीते दिनों अररिया के टाउन हॉल में जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता में विभिन्न कलाओं में जो अलग अलग क्षेत्र में माहिर जो नवीन कलाकार हैं उनका चयन करना है, जो जिला स्तर, राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पहुंचाना होता है। ऐसे में ग्रामीण कलाकारों ने चयन समिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिले के 218 पंचायतों को क्यों अनदेखा किया गया, ग्रामीण कलाकारों की अनदेखी क्यों की गई। मतलब ये जिला स्तरीय मतलब प्रतियोगिता जो होता है सिर्फ शहर के लिए ही है क्या? गांव में जो हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि गांव से हैं हम, तो क्या हम लोग गांव का है तो नहीं, मतलब वो जानकारी हम लोग को मिलना चाहिए। कब होता है नहीं होता है पता भी नहीं चलता है। जब हो जाता है तब 2 दिन का बाद पता चलता है वो स्टूडेंट 1 नंबर में है, वो 2 नंबर में है, वो 3 नंबर में है। अखबार में डालना चाहिए, वो डालते ही नहीं है। वो तो पहले वहां पर क्या सिलेक्ट है, क्या खिचड़ी पका लेते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। न यहाँ का प्रतियोगी को पता चलता है, न ग्रामीण को पता चलता है, क्योंकि जबकि अखबार यहाँ सारा आता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अररिया जिला में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जो कला को मंच देने की जो योजना है, किस तरीके से ग्रामीण कलाकारों का दम घोटते हुए नजर आ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
और हालांकि जो चयन समिति के कर्ता धर्ता है उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सब की जो जानकारी है सभी को दी जाती है। माध्यम से सभी जगह सूचना भेजा गया है, जो हम जान रहे हैं लिखित रूप पर मौजूद है। और पेपर में भी करीब 15 दिन पहले सभी न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपा था कि जिला स्तरीय युवा उत्सव दिनांक 22 एवं 23 को होना है। और ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभा है सिर्फ शहरी इलाकों में छिपी होती, कई बार ऐसा देखा गया कि गांव में भी प्रतिभाएं काफी होती है। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम है, दोसर पायब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने ठाम है, दोसर पायब कोने ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। और सूरत के कोसंबा रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाया जा रहा है। तस्वीरें आप भी देखिए, जो यहाँ मधुबनी स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकारों ने चित्रित किया है। और रेलवे स्टेशन को CSR प्रोजेक्ट के तहत एक निजी कंपनी की मदद से रेनोवेट किया गया है। और इस काम से कोसंबा रेलवे स्टेशन की सुंदरता में 4 चांद तो लगे ही है, साथ ही कलाकारों को कोरोना काल में आर्थिक मदद भी मिल रही है। हमने मधुबनी पेंटिंग से सजाया है। मधुबनी पेंटिंग एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है और मधुबनी पेंटिंग रामायण से जुड़ा हुआ है, सीता मैया की धरती है। और मधुबनी पेंटिंग का कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये रामायण में सीता। और चलिए आपको सीधे लिए चलते लाइव मुजफ्फरपुर, जहां इस वक्त CM के कार्यक्रम में जीविका दीदिया कह रही है। अपना बचत लेकर और उन्होंने अपनी सारी जो भी घटनाएं उनके साथ घटी थी हम लोगों को बताया। तो हम ही सभी दीदी बहुत सारी बताकर बहुत ही दुखी हो गई। हम सभी दीदी ने मिलकर उन्हें बहुत समझाया, दीदी ऐसे दुखी मत होइए, जो हम जीविका दीदी आपके साथ हैं। ये संगठन एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है, जो हम आपकी समस्या को समझेंगे, आप हमारी समस्या को समझेंगी। ये सारी बातें सुनते हुए सीता दीदी को थोड़ा सा मन में ये हुआ कि ठीक है दीदी, आप लोग जैसा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। और इसके बाद हम सभी दीदी मिलकर जीविका दीदी संगठन के साथ उनके घर एक दिन गए और लड़के वाले से बात की, जो देखिए भैया आपको जब लड़की पसंद है, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है और घर गृहस्थी चलाने लायक है, आपको उसमें कभी कोई कमी महसूस होगी तो आप हमें कहिएगा, लेकिन ऐसे दहेज की मांग ना करें। लड़के के पिता कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जहाँ दीदी हम दहेज लेंगे या ना लेंगे। फिर भी हम बोले भैया हामी तो भरिए, ऐसे चुपकी नादने से कुछ नहीं होगी। हम तो जीविका दीदी है, हमारे नीतीश भैया हम लोग को उस लायक बना दिए हुए हैं कि हम अपना सही गलत सोच सके और समझ सके। ये सारी बातें जब हमने लड़के वालों को बताई और प्रेशर भी दिया, देखिए भैया अगर नहीं समझिएगा तो हम ऊपर तक जाएंगे। और उसके बाद लड़के के पिता ने 2 दिन के बाद लड़की को माँ को खबर दिया, जो ठीक है दीदी हम ये शादी के लिए एग्री हैं। और उसके बाद शादी बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से हुई और आज के डेट में लड़की बहुत खुश है और उसके 1 बच्चे भी हैं। तो हमने इस दहेज को लेकर के जो कार्य किया था वो मतलब कि सफल रही। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे नीतीश भैया को है, जो हमें उस काबिल बना दिए हैं कि हमारे समाज में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम जीविका दीदी उसका सामना कर सके, मिलकर सभी दीदी उसका सामना कर सके। इसका सबसे बड़ा सहयोग हम नीतीश भैया को ही दे रहे हैं। ये कहते हुए मैं सभी जीविका दीदी को प्रणाम करती हूँ और नीतीश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इसीलिए तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्व रखती हैं समाज में, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संवाद के लिए आमंत्रित किया है। और जो अब अगला नाम है रूबीना दीदी का, इन्होंने जीविका से जुड़कर किया सामाजिक विकास। हम आग्रह करेंगे कि कृपया इनके ऊपर जो आधारित वीडियो है उसे दिखाने की कृपा करें।
रुबीना खातून सीतामढ़ी जिले की अक्ता गांव की रहने वाली हैं। रुबीना खातून जीविका स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन से जुड़ी हैं। इन्होंने समूह एवं संगठन की सदस्यों के साथ मिलकर अपने पूरे समाज को बदल डाला। जीविका से पहले हम कुछ नहीं थी, बस छोटा मोटा घर में अपना घरेलू काम करती थी। तो हम 10 से 12 दीदी को हम एक ग्रुप बनाए, मासूम जीविका स्वयं सहायता समूह, और हम लोग बहुत अच्छा से 10-10 रुपया का बचत करने लगे। रुबीना खातून द्वारा शराबबंदी को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नशा का जो हुआ शिकार, नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार, उजरा उसका घर परिवार। साथ ही इन्होंने दहेज उन्मूलन की दिशा में बढ़ चढ़कर कार्य किया। साथ ही अपने समूह से जुड़े लोगों को कोरोना काल में मास्क निर्माण कराकर आर्थिक रूप से मजबूत भी किया। और अब हम दीदी को आमंत्रित करते हैं, तो आए अपने अनुभव को हम सबके बीच में रखें। सभी भैया दीदी को मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम रुबीना खातून है। मैं अक्ता पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रखंड सुप्पी जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। और जीविका से पहले क्या मेरा समाज था और जीविका में जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये सामाजिक स्तर पर कुछ मेरे बात सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसे देखते थे गांव में हम लोग संगठन में हमेशा चर्चा करते थे कि शराब से लेकर कितना ही दीदी हर घर में परेशान रहती थी। जब ही उसके पति पी कर आते थे तो अपनी पत्नी को बहुत मारते थे। और हर सामाजिक मुद्दा पर हम लोग अपने संगठन में प्रचार करते थे और बोलते थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं था। जब बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, इसके लेकर हम लोग में बहुत सा उमंग और जोश के साथ है कि चलो अब तो हमारे साथ बिहार सरकार है और अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बहुत हिम्मत हुआ, अगर घर घर जा कर के दारू के लेकर खूब रैलियाँ निकाली, शराब मुक्ति पर बातें अपने चर्चा चलाई और इसके लेकर के बहुत सुधार हुआ। सुधार में देखा गया कि हमारे गांव में अब दारू बहुत लोग कम पीने लगे। जब कम पीने लगे तो फिर भी हम लोग को लगा कि दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारी संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा कर के छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कांरा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को छीट देते थे। और पीने वाले लोग आते थे और डेंगी पर जा कर के उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चुप बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फ़ोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। फिर भी भाई अब तो वो जेल चलेगा, अब कहाँ से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे और न पीने वाले चुप बैठे। तो हम लोग को पता चला कि एक विकलांग जो है वो घर में ही दारू बनाते हैं। तो हम सारी दीदी अब संगठन की सोचे कि क्यों ना उसके घर चला जाए। अब संगठन के माध्यम से जब उनके घर गए तो देखे बासी चावल और मिठा से वो दारू बनाने का काम चालू कर दिए हैं। तो घर में से वो दारू का बर्तन, मिट्टी का हांडी था और क्या कहते हैं चूल्हा था, सभी को हम लोगों ने तोड़े और तोड़ करके फिर उसी समय सतत जीविकोपार्जन से सर्वे चल रहा था और सतत जीविकोपार्जन के तहत उस चुनाव कर दिए और चुनाव कर करके उसको गरीब में लिया और उनको किराना दुकान दिया गया। किराना दुकान से आज वो लोग अपने से चॉइस की कि हम किराना दुकान लेंगे और उनका किराना का दुकान चल रहा है। तो जीविका में जुड़ने के बाद और देखे कि हमारे समाज में ये तो कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ और हम लोग जीविका के माध्यम से आज इतना आगे बढ़े हैं। वो जीविका का ही देन है कि आगे बढ़े और बिहार सरकारें हमारे साथ हैं जो हम लोग को इतना हिम्मत है। इसीलिए कहते हैं
कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम आगे मेरा संघर्ष और मेरी दीदी का संघर्ष चलता ही रहेगा। हम अकेली दीदी नहीं है, एक नहीं दो नहीं, हम हजारों दीदी हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और नीतीश भैया को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे बढ़ता ही रहेंगे। और इस महिला एकता न्यारी है, नशे धंधेबाज पर भारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय बिहार। रुबीना दीदी के लिए जोरदार ताली आप सब बजाएं। बहुत ही शानदार आपने कार्य किया है और आगे ऐसे ही आप अपना कार्य करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत ही भरोसा है आप सभी जीविका दीदियों पर। और इसके बाद जो अगला नाम है हम और समाज सुधार अभियान का ये चौथा पड़ाव आज है और मुजफ्फरपुर के MIT से ये लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।